Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is International Criminal Court. Guys, this topic is very important. ये बहुत ज़्यादा important है. ये international organizations में से ये topic है. तो ये आपको जो है बहुत ध्यान से सुनना है. तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि ये जो न्यूज में क्यों था, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज आईसीसी. तो ये जो है न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट किया है युगांडा के रेबल कमांडर को फॉर द वॉर क्राइम्स, और उसका नाम क्या है, ऑनगुइन. ठीक है, ऑनगुइन नाम है, जिसको गिल्टी पाया गया ऑफ 61 चार्जेस इंक्लूडिंग मर्डर एंड रेप चार्जेस. तो ये सब मैं बात करती हूँ. आईसीसी ने क्या किया है, कन्विक्ट किया है. एक फॉर्मर कमांडर था जिसका नाम है डोमिनी ऑनगुइन. ठीक है, ये कहाँ का जो था, ये युगांडा का एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी. तो गाइज, ये अगर आपसे पेपर में आता है कि लॉर्ड रेजिस्टेंट आर्मी इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो इट इज अ रेबल ग्रुप ऑफ, कहाँ का रेबल ग्रुप है ये, युगांडा का. और गाइज, अभी आप जो है मैप में एटलस आपका चेक करो, जो युगांडा है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, और कॉन्टिनेंट है तो उसकी जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं तो वो कौन कौन सी इसके सराउंडिंग, इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं. तो युगांडा की एक जो आर्मी है जिसका नाम है लॉर्ड्स रेजिस्टेंट आर्मी, उसका ये कमांडर रह चुका है. तो इसने डजन ऑफ जो वॉर क्राइम्स वो करे हैं. ठीक है, वॉर क्राइम्स करे हैं एंड किसके अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, रेंजिंग फ्रॉम मल्टीपल मर्डर्स टू फोर्स्ड मैरिजेस. मल्टीपल मर्डर से लेके फोर्स्ड मैरिजेस तक इसने ये कुछ क्राइम्स करे हैं. तो इसीलिए जो था ये न्यूज में था. अब मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की. ये कहाँ पे लोकेटेड है गाइस, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जाता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या जो वो कहाँ पे लोकेटेड है. तो आईसीसी इज लोकेटेड इन द हेग. हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में. और गाइस, नीदरलैंड्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, या मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ. तो आईसीसी क्या है, वो ये कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है. और ये किसके लिए कोर्ट है, फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के. तो ये क्या है, ये एक कोर्ट है, लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, प्रोसिक्यूशन ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ये एक पहला परमानेंट ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है. ठीक है, क्या है ये, पहला परमानेंट ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट जो एस्टैब्लिश किया गया कि किसके लिए, टू एंड अपराध, जो एंड किसको, जो भी अपराधियों हैं, जो भी परपेट्रेटर्स हैं जो क्राइम्स के, उसके खिलाफ ये जो एस्टैब्लिश किया गया. इट इज इट्स जो इसकी फाउंडिंग ट्रिटी है उसका नाम क्या है, रोम स्टैट्यूट. ठीक है, तो रोम स्टैट्यूट जो इसकी फाउंडिंग ट्रिटी है, और ये कब आई थी, ये 1 जुलाई 2002 में जो थी वो एस्टैब्लिश किया गया. तो इसकी फंडिंग कैसे होती है, कैसे आईसीसी काम करता है, ऑल्दो जो जितने भी इसके कोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो फंड कौन करता है, प्राइमरीली किससे कौन फंड करते हैं, स्टेट पार्टीज इसको फंड करता है. तो इसको क्या मिलती है, इट ऑल्सो रिसीव वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल. इसको जो है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन दी जाती है बाय द गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल्स हो या कॉर्पोरेट्स एंटिटीज हो, उनके द्वारा इनको वॉलेंट्री कॉर्पोरेशन दी जाती है. द कोर्ट क्या करता है, मैनेजमेंट, द कोर्ट्स मैनेजमेंट ओवरसाइट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, द असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज. तो कॉम्पोजिशन क्या है इसकी, वो कंसिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम हर स्टेट से, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है इसका हर स्टेट से, और हर पार्टी जो स्टेट पार्टी होती है उसका एक वोट होता है. एंड एवरी एफर्ट हैज टू बी मेड टू रीच डिसीजन बाय द कंसेंसस. ठीक है, मतलब समझौते से ये जो था इसका कोई भी डिसीजन लिया जाता है. अगर कंसेंसस नहीं आ पाए, मतलब इफ कंसेंसस कैन नॉट बी रीच्ड, decisions are made by vote. The assembly is provided over by the president होता है असेंबली का, और 2 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं by the members to 3-year टर्म्स के लिए इलेक्टेड होते हैं. तो मैं आईसीसी की
क्रिटिसिज्म की बात करती हूँ, क्यों इसको जो है दुनिया इसको क्रिटिसाइज करती है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू अरेस्ट सस्पेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द मेंबर स्टेट फॉर देयर कोऑपरेशन। मतलब ये खाली बता देता है कि ऐसे ऐसे इसने क्राइम किया है, किसी स्टेट ने या किसी ने भी कोई क्राइम किया है, तो बट इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है अरेस्ट करने की, और वो जो अरेस्ट करने की कैपेसिटी होती है वो मेंबर स्टेट्स के पास होती है, उसकी कॉपरेशन से जो है वो कॉपरेट करते हैं खुद में ही और खुद ही उसको अरेस्ट या पनिश कर सकते हैं। आईसीसी के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है। Critics of the court argue that there are insufficient checks and balancing on the authority of the ICC, prosecutor and judges, and insufficient protection against the politicized prosecution or other abuses। और इसको एक्यूज किया जाता है ये बाइज्ड है। क्यों बाइज्ड है? क्योंकि ये जो इसके लीडर है इसको बोला जाता है एज ए टूल ऑफ द वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म। ठीक है, ये खाली पनिश करता है या तो लीडर्स को जो छोटी छोटी कंट्रीज से होते हैं, और इग्नोर करता है क्राइम्स कमिटेड बाय द रिचर एंड मोर पावरफुल स्टेट। तो जो है आईसीसी गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये इसका पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और जो है इसमें इसकी कंपोजिशन क्या क्या है, और वोटिंग राइट्स जो है वो कैसे जो दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज registration of the political parties. Guys, this topic is also very important for your examination point of view। क्यों ये important है? क्योंकि पॉलिटी में देयर इज वन टॉपिक जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होती है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होती है, कौन सी अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको जो है बहुत ध्यान से सुने और इसको जो मैं बोल रही हूँ वो पॉइंट्स आप जॉट डाउन करते जाओ। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये न्यूज में क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट? एज पर द एसोसिएशन ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट आई है कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली 78, मतलब टोटल जो है 2300 कुछ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है हमारी कंट्री में 2018-9 में, और उसमें से जो 78% जो है, सिर्फ 3.39% की जो टोटल है उन्होंने ही अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखी है। बाकी जितनी लाइक अप्रोक्सीमेटली कितनी परसेंट हो गई, 94% जो लोगों ने 96% जो लोगों ने अपनी जो लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में थी। तो बोला जाता है कि द नंबर ऑफ दीज पार्टीज जो है वो इंक्रीज, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं फ्रॉम द, मतलब पहले ये कितनी थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1100 और अब जो है वो 2300 है अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि व्हाट आर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? या तो ये कोई भी न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी होगी जिसने अभी तक जो है कोई इलेक्शन नहीं लड़ी है, वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, रजिस्टर्ड पार्टी होती है। या तो वो पार्टी जिसने एनफ वोट जो है वो सिक्योर नहीं किए हैं जनरल इलेक्शंस में, चाहे वो असेंबली की इलेक्शन हो चाहे वो सेंटर की इलेक्शन हो। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है? वो पार्टीज होती हैं या तो जिनके पास एनफ वोट नहीं है, ठीक है, कि अगर उन्होंने कोई इलेक्शंस लड़ी है तो उसमें एनफ वोट नहीं जीते हैं, या वो पार्टी है जिसने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ी है, तो उसको बोला जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी। सो इन पार्टीज, ये जो पार्टीज होती है ना, इनके पास ना कुछ ज्यादा जो बेनिफिट्स होते हैं इनको एंजॉय करने के लिए नहीं मिलते जितने बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को मिलते हैं। तो बोला जाता है कि 2300 समथिंग जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो किसके साथ, जो रजिस्टर्ड कहाँ की गई, विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें से 97% क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड। तो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्स कितनी है, 2360, जिसमें से 97 मतलब 2301 जो है पार्टीज हैं, 97.5% ऑफ देम आर अनरिकॉग्नाइज्ड।
तो लेट्स टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द, कौन से प्रोविजन से, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, RPA एक्ट 1951, उसकी अंडर एक सेक्शन है जिसको बोला जाता है सेक्शन 29A। ठीक है, 29A ऑफ RPA एक्ट 1951। इसके अंडर, इस प्रोविजन के अंडर, इसमें प्रोविजन मेंशन है कि इस प्रोविजन के अंडर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो कोई भी पार्टी है जिसको रजिस्ट्रेशन चाहिए वो इस सेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और उसको सबमिट करता है एक एप्लीकेशन। लेट्स से अगर कोई पार्टी बनती है तो उसके 30 दिनों के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है, ये पावर्स जो है इलेक्शन कमीशन की कहाँ मेंशन है, मेंशन अंडर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टीज जो है वो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम इंडिया की बोलते हैं। अगर ये गाइस बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ये अगर उसने 6% वैलिड वोट्स जो हैं वो जीते हैं, कहां पे, जनरल इलेक्शन में, अगर उसको 6% वोट्स मिले हैं कहां पे, जनरल इलेक्शंस में, किसकी, लोकसभा की। ठीक है, तो अगर उसको 6% वोट्स मिले हैं जनरल इलेक्शन में, और कहां से, वो जो 6% जो वोट होने चाहिए वो 4 स्टेट्स में से होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अगर उसने 4 सीट्स जीती हैं इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट, या तो उसके पास 6% वोट होने चाहिए, कहां से होने चाहिए, 4 स्टेट्स में से होने चाहिए इन जनरल इलेक्शन में, या तो उसके पास 4 सीट्स होनी चाहिए इन द हाउस ऑफ पीपल लाइक लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में से। ठीक है, अगर नंबर 3 इज, अगर उसने 2% सीट, ठीक है 2%, पहले 4 सीट्स थी, अब मैं बात कर रही हूँ 2% सीट्स की। अगर उसने 2% सीट्स जीती हैं कहां पे, लोकसभा में, 2% कितनी हो गई लोकसभा की, 11 सीट्स। ठीक है, तो 11 सीट्स अगर उसने जीती हैं फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स, तो ये 3 कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, ये पेंशन क्राइटेरिया है, इसके अंडर जो है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंडिया की बनती है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी वो होती है अगर तो उसने 6% जो वैलिड वोट जीते हैं यहाँ स्टेट में इन द जनरल इलेक्शन, आइदर टू द हाउस ऑफ पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। जैसे उसमें 6% वैलिड वोट्स थे, इसमें भी 6% वैलिड वोट्स हैं, वहां पे सेंटर में थे, यहाँ पे स्टेट की असेंबली में। ठीक है, उसके साथ उसको क्या करना है, यहाँ पे 2 सीट्स जीतनी है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द 2%, सॉरी नॉट 2%, 2 सीट्स। ठीक है, उसको कितनी सीट्स जीतनी है, 2 सीट्स। नेक्स्ट इज, उसको 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट चाहिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और एटलीस्ट 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर। सो गाइज दीज क्राइटेरियाज आर, जो ये क्राइटेरियाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नेशनल पार्टी होती है, कौन सी स्टेट पार्टी होती है और कौन सी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो अगर कोई पार्टी है वो रिकॉग्नाइज है एज अ स्टेट पार्टी, तो उसको एक सिंबल, एक रिजर्व सिंबल उसको अलॉट किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर कोई नेशनल पार्टी है तो उसको भी एक सिंबल अलॉट, एक रिजर्व सिंबल अलॉट होता है, जो उसका जो रिजर्व सिंबल है वो कैंडिडेट उसको यूज करते हैं थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ और इनको क्या क्या मिलता है बेनिफिट्स, इनको एक ब्रॉडकास्ट, अपना जो है ब्रॉडकास्ट के लिए टाइम मिलता है, टेलीकास्ट फैसिलिटीज मिलती हैं आकाशवाणी में या दूरदर्शन में ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। इवन द ट्रेवल एक्सपेंसेस, जो ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं ऑफ द स्टार कंपेनर्स, आपको पता है हर एक, जब इलेक्शंस होती हैं हर एक पार्टी का एक स्टार कंपेनर होता है, तो जितने भी ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी स्टार कंपेनर के आर नॉट टू बी अकाउंटेड फॉर इन द इलेक्शन एक्सपेंस ऑफ द कैंडिडेट फॉर देयर पार्टी।
तो जो आपने कभी न्यूज में सुना ही होगा कि हर पार्टी के एक इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है, ठीक है। और इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपको अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस को अपनी जो आपकी पार्टी की वेबसाइट है उसमें भी मेंशन करना है। तो जो जितने भी बट जो स्टार कंपेनर के जितने भी ट्रेवल एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें काउंट नहीं होते। तो ये कुछ बेनिफिट्स इनको मिलते हैं स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज को। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट होप्स टू कट फिस्कल डेफिसिट टू 4.5% बाय फाइनेंशियल ईयर 2026। गाइस अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने आपको बजट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्लेज किया है कि फिस्कल डेफिसिट फॉर द 2021-22 एट 6.8%, ठीक है, 6.8% ऑफ द जीडीपी एंड एम्स टू ब्रिंग, गाइस ये 6.8% है, ठीक है, 6.8% है, 6.8% है। और उसको उन्होंने बोला है कि 2025-26 तक इसको कितना लेके आना है, 4.5% लेके आना है। ये जो ओरिजिनल फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट किया था, मैंने आपको बजट में भी बताया कि हमने फिस्कल डेफिसिट को जो हमारा टारगेट था वो 3.5% था, बट ये जो डेफिसिट था ये कितना बढ़ गया, 9.5 बढ़ गया। क्यों 9.5% ऑफ द जीडीपी? क्या रीजन थे? ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कितने ज्यादा जो लोगों को कितने अच्छे अच्छे जो उन्होंने बजट्स पेश किए, कितनी स्कीम्स लाई ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। तो एफएम ने प्रपोज किया है कि अब जो है, अब ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट को ये सारा चेंज करना है। अब 6.8 अभी आ गया है इस साल के लिए, तो 2025-26 तक 4.5 लाना है। तो अभी हमें हमारा जो एम था वो 3.5% था 2020 तक, बट ये पूरा नहीं हो पाया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो अब अमेंडमेंट्स लाएंगी, कौन से, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में, टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द फिस्कल रोड मैप ऑफ द कंट्री। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करती हूँ व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। आपको एक लेमैन लैंग्वेज की टर्म में याद रखना है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। रेवेन्यूज होते हैं, आपको पता है पैसा जहां से आता है दैट इज रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर होते हैं सरकार के खर्चे। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि अगर जो है वो अगर एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको याद रखना है तो अगर एक्सपेंडिचर जो है, खर्चे जो है वो रसीदों से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, जो सरकार के पास पैसा आता है, प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर। और इसको मैं क्या बोलूंगी कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो फिस्कल डेफिसिट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट को अब कितना ज्यादा बोरो करना है अपनी जो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है। तो इम्पैक्ट, अब लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट। क्यों हम इतना फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रहे हैं कि इतने % होना चाहिए, इतने % हमें चाहिए, इतना % है। तो इम्पैक्ट क्या है हाई फिस्कल डेफिसिट का? जैसे कोई भी इकोनॉमी है तो अब क्या होगा, जैसे फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा होगा तो क्या मतलब है, गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को ज्यादा बोरो करना पड़ेगा या तो उसको अपना एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगा तो गवर्नमेंट अपना डे टू डे काम कैसे करेगा, पेंशन्स कैसे देगा, ठीक है, जितने भी उसके पेंशन्स दे रहा है या वो कोई एक्सपेंडिचर खर्चा, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कोई खर्च कर रहा है, कोई चीजें बना रहा है, तो वो गवर्नमेंट उन चीजों पे काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता था, गवर्नमेंट की कुछ अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो गवर्नमेंट की क्या होगी, सेविंग्स भी ज्यादा होगी। तो वो सेविंग क्या करता था, ये सेविंग कौन यूज करते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते थे, जैसे बैंक्स हैं, ठीक है, वो यूज करते थे कि ताकि वो प्राइवेट बिजनेस को पैसा दे सके या गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो ये जो बैंक था वो आपका ये पैसे जो था वो यूज करता था, ठीक है। अगर क्या होगा, कोई प्राइवेट अगर बैंक से पैसा नहीं दे पाया तो कैसे जो प्राइवेट कैसे जितनी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट कहां से मिलेगी। अगर तो फिस्कल डेफिसिट रेशियो जो होगी वो बहुत हाई होगी तो इसका क्या मतलब है कि अब जो है वो कम पैसा बचा है मार्केट में, किसके लिए, फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए, कि वो कैसे, अब कहां से वो लोग बोरो करेंगे, ठीक है। तो लेसर अमाउंट ऑफ दिस मनी, इससे
वजह से क्या होगा, अब कम पैसा होगा तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। कम पैसा, बैंक के पास कम पैसा है, लोग लेने के लिए ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक तो अपना प्रॉफिट देखेगा, बैंक जो होगा वो लेंडिंग रेट क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, तो लेंडिंग रेट ज्यादा हो जाएगा, हायर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आरबीआई जो है, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसको जो है अब उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो फिस्कल डेफिसिट जो है हमारी इकोनॉमी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ कि फिस्कल जो डेफिसिट है वो हम क्यों बोलते हैं कि इतने लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो जो होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं वो वीक होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर स्टेट पे होती है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, तो फिस्कल डेफिसिट कुड बी हायर। तो डेवलपिंग कंट्री में फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो हायर होगा कहाँ पे, डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है कहाँ पे, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो इंडिया में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक एक्ट आया था 2003 में, और उसने क्या बोला था कि फिस्कल डेफिसिट को एटलीस्ट 3%, कितने परसेंट से, 3% से कम करना है, उसका आइडियल टारगेट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है वो नहीं है, इतना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाए हैं। गाइस, फिस्कल डेफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आपके हर सिलेबस में, एसएसबी के जितने सिलेबस आए हैं उसमें सब में इकोनॉमी का मेंशन है, तो प्लीज आप ये जो इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुना कीजिए, और जो मैं बोलती हूँ उसको रिलेट किया करो आज के जो कंटेम्प्रेरी टाइम के इंडियन इकोनॉमी से, आप रिलेट किया करो कि कैसे हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट इज स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये क्या है, 4 फरवरी को स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। ये एक काउंसिल है, उसने एक मीटिंग की है और अप्रूव किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द, इसका वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो बनने जा रहा है, और इसको किसने अप्रूव किया है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी ने। तो ये स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी है क्या, ये एक एक नई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट करती है टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम्स में। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज रेडियो टेलीस्कोप। जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं, तो रेडियो टेलीस्कोप क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है इनविजिबल गैसेस को भी ये डिटेक्ट कर सकता है, एंड देयरफॉर दे कैन, ये कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसको स्पेस में यूज कर सकते हैं, दैट मे बी ऑब्सक्योर्ड बाय द कॉस्मिक डस्ट। तो जो इसका ये जो स्क्वायर किलोमीटर एरे है, इसको प्रपोज किया गया है द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। तो अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूके में है। इसमें 10 कंट्रीज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चाइना है, इंडिया, वेदर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ SKAO, यस इंडिया भी है, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड एंड यूके, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो छोटी से छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं ये उनको भी जो है वो देख सकता है। तो पहला रेडियो सिग्नल कब डिटेक्ट किया गया, 1930 में, बाय फिजिस्ट, क्या नाम था उनका, कार्ल जेंस्की, ठीक है। तो अभी जो है सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो जो टेलीस्कोप है वो कोलैप्स्ड हुआ, कहाँ पे, कब कोलैप्स हुआ, दिसंबर 2020 में। ये 1963 में बिल्ड किया गया था, कहाँ पे, प्यूर्टो रिको में। तो ये अब जो ये SKA टेलीस्कोप है ये लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बनेगा इन द वर्ल्ड, एंड ये कहाँ पे लोकेट होगा, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन ओवरसी करेगा, बाय द SKAO जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो बोला गया है द कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक नियरली डिकेड, 10 साल लग जाएंगे, और $1.8 बिलियन जो है वो इस पे खर्चा आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेनमार्क्स आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड प्रोजेक्ट। तो डेनमार्क ने प्रूव किया है एक प्लान को कि हम जो है वर्ल्ड का पहला एनर्जी जो फर्स्ट एनर्जी
आइलैंड बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे? नॉर्थ सी में। तो गाइज आपको अपने एटलस में जाके लोकेट करना है नॉर्थ सी कहाँ पे है। तो अब हम इस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल लैंड है इन द इनिशियल फेज, जो इसमें जैसे इनिशियल फेज में ये कितना लैंड होगा, जैसे आपने फुटबॉल का ग्राउंड देखा है तो 18 फुटबॉल की फील्ड जितना ये जो इतना बड़ा आइलैंड तैयार किया जा रहा है। इट विल बी लिंक टू 100 ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस के साथ इसको लिंक किया जाएगा और ये सप्लाई करेगा पावर हाउस होल्ड्स को भी और ग्रीन हाइड्रोजन फॉर द यूज इन शिपिंग में, एविएशन में, इंडस्ट्री में एंड हैवी ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो आइलैंड है ये प्रोड्यूस करेगा और स्टोर करेगा एनफ ग्रीन एनर्जी टू कवर द इलेक्ट्रिसिटी नीड्स ऑफ द 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का पहला एनर्जी आइलैंड जो है वो कहां बनने जा रहा है। नेक्स्ट इज कपिला। कपिला कैंपेन। तो कपिला की फुल फॉर्म क्या है? कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो अगर आपसे ये आता है कि कपिला इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी से ये रिलेटेड है। ये अवेयरनेस है किसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी और उसकी अवेयरनेस कैंपेन है कि ताकि किसकी और क्रिएट कर सके पेटेंट की अवेयरनेस को। ठीक है, गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है, कैंपेन है जिसका नाम है कपिला। और आपको याद रखना है कि जो कपिला इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड पेटेंट अवेयरनेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का कि अवेयरनेस क्रिएट करना किसके लिए? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अवेयरनेस क्रिएट करना, जनरेट करना रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, जितने भी ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जितनी भी इन्वेंशन होती हैं ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द, चाहे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई स्टूडेंट कोई सॉफ्टवेयर बनाता है या कोई प्रोग्राम बनाता है तो उसको अवेयर करना पेटेंट राइट्स के लिए ताकि उसको क्रेडिट मिल सके उसके पेटेंट का। ठीक है, तो उसमें उसको अवेयर करना, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। एंड द लास्ट न्यूज ऑफ द डे इज परिवार पहचान पत्र स्कीम। तो गाइज आपसे ये आ सकता है कि परिवार पहचान पत्र स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इट इज रिलेटेड टू हरियाणा। ये हरियाणा की स्कीम है। ठीक है, ये हरियाणा का एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड स्कीम है। कोई भी फैमिली है जो हरियाणा की रेजिडेंशियल उसके पास एड्रेस है वो एनरोल कर सकता है इस स्कीम में। इसमें फैमिली की आईडी चाहिए, वो 8 अल्फा न्यूमेरिक आईडी होगी जो दी जाएगी रेजिडेंट्स ऑफ हरियाणा को। द रजिस्ट्रेशन आईडी इज प्रोवाइडेड टू दोज, ये उन्हीं को मिलेगी जो हरियाणा में रहते हैं बट अभी नॉट कंप्लीटेड रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स। एज ऑफ नाउ कि 110 सर्विसेज जो हैं इस स्कीम के साथ वो जुड़ी गई ताकि वो डिलीवर कर सके टू द सिटीजन्स। तो इसमें बस आपको याद रखना है कि ये जो परिवार पहचान पत्र जो स्कीम है इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इज रिलेटेड टू हरियाणा स्टेट। और इसके तो नाम से ही आपको पता चल रहा है ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो है उससे रिलेटेड कोई स्कीम है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।